सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने शुरू कर लिया था चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज ट्राइंगल, और हमने पढ़ा था कि सर्वांग सम क्या होता है, समरूपता क्या होती है। हमने पढ़ा था कि दो बहुभुजों के लिए समरूपता की कंडीशन क्या होती है। हमने दोनों नियम पढ़ लिए थे और हमने शुरू कर ली थी प्रश्नावली 6.1। आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.2 के पहले का भाग, यानी कि प्रश्नावली 6.2 के बाद का पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। आज हमारा टॉपिक जो है उस पे मेन बात आएगी ट्राइंगल पे, त्रिभुज पे, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के कोणों के योग की प्रमेय, फिर दो अलग प्रमेय जिसे हम थेल्स प्रमेय और उसका विलोम कहते हैं, और तीन उदाहरण जो प्रश्नावली 6.2 से पहले के हैं। और इसी तरह आज हम हमारे लेक्चर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक है त्रिभुज, ट्राइंगल। एक ट्राइंगल होता क्या है, तीन त्रिभुज, जैसे हम त्रिभुज ट्राइंगल तीन कोणों द्वारा या तीन भुजाओं द्वारा बनी आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाएं तो कैसी भी हो सकती हैं, तीन भुजाएं ये भी हो सकती है, देखिए तीन भुजाएं हैं पर ये त्रिभुज नहीं है। तीन भुजाओं द्वारा घिरी हुई यानी कि उससे बंद आकृति क्या कहलाती है, ट्राइंगल कहलाती है। अ ट्राइंगल इज द शेप विच इज सराउंडिंग बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो क्या होगा, तीन रेखाओं से तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज कैसे होगा, तीन रेखा है जो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। ए बी सी क्या हो जाएगा, हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा। यहां आकृति ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। अच्छा, फिर किसी के मन में आएगा क्यों ना हम BCA बोले, बिल्कुल आप बोल सकते हैं त्रिभुज BCA। आप ऐसा ही बोल सकते हैं त्रिभुज CAB, जो आपका मन करे बोले। त्रिभुज ACB कैसे ही बोल सकते हैं, हम इसको ABC बोलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइंगल ABC। इसे आप BCA बोल सकते हैं, आप इसे ABC बोल सकते हैं, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका ऑर्डर वो रहना चाहिए ACB या ABC। आप चाहें तो BAC या BCA, आप बोल सकते हैं CAB या फिर BCA, कैसा भी चाहे ऐसे बोलिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अगली बात, एक त्रिभुज में तीन शीर्ष, तो यहां पे तीन शीर्ष कौन से हो जाएंगे, A, B और C, ये क्या हो जाएंगे, तीन शीर्ष। तो यहां पे तीन शीर्ष लिख देते हैं, तीन शीर्ष। फिर क्या हो जाएंगे, तीन भुजाएं, और एक क्या हो जाएंगे, तीन कोण। तो यहां पे लिख लेते हैं हम तीन कोण। तो तीन शीर्ष कौन से होंगे, तो तीन शीर्ष हो गया A, B और C, ये क्या हो जाएंगे, तीन शीर्ष हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये तीन शीर्ष। तीन भुजाएं, पहली भुजा AB, तो एक तो AB हो जाएगी भुजा यानी कि साइड, दूसरी साइड BC, और AC या CA कुछ भी लिख लीजिए, कैसे भी लिख सकते हैं आप इसको BA भी लिख सकते हैं, आप इसको C भी लिख सकते हैं, इसको आप CA लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो क्या होंगे हमारे वर्टेक्स, यानी कि क्या होंगे, शीर्ष। और ये क्या है अपना, भुजा यानी कि साइड्स। तो वर्टेक्स और साइड, और तीन एंगल, तो तीन कोण कौन से होंगे, इसको बोलते हैं हम कोण A, इसको कहते हैं हम कोण B, इसको कहते हैं हम कोण C। तो क्या कौन कौन से कोण हो जाएंगे, जिसको लिखते हैं हम कोण A, कोण B और कोण C। इसको एक और नाम दे सकता हूं मैं, इसको दे सकता हूं मैं कोण A, इसका मतलब क्या है, CAB, ये भी बोल सकता हूं मैं इसको। तो इसको मैं बोल सकता हूं, इसको मैं एक और तैयार, CAB की जगह मैं इसको BAC भी बोल सकता हूं, तो भी बराबर है। BAC और CAB ये दोनों बराबर ही होंगे। उसी तरीके से B को क्या लिख सकता हूं मैं, कोण B को इसी तरह मैं लिख सकता हूं ABC, बीच में आना चाहिए बस, वो जो है B है। जैसे कोण B है तो B बीच में आना चाहिए, या फिर मैं लिख सकता हूं उसको CBA।
और कोण सी को क्या लिख सकता हूं मैं, कोण सी को मैं लिख सकता हूं BCA या फिर ACB, ये तीनों तरीकों से लिख सकते हैं। तो ये क्या होंगे, तीन कोण, तीन शीर्ष यानी वर्टेक्स और तीन साइड, और इनको क्या बोलेंगे हम, एंगल्स बोलेंगे। अब दो प्रॉपर्टीज होती हैं त्रिभुज की, यानी दो गुणधर्म होते हैं। एक तो ये त्रिभुज के जो तीनों कोण होंगे, ये हो गया कोण A, ये हो गया कोण B और ये हो गया कोण C, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और कौन से, आंतरिक कोण, इसे आंतरिक लिख लीजिएगा, आंतरिक। तो कौन कौन से हो गए, कोण A, कोण B और कोण C क्या होता है, ये होता है 180 डिग्री। और कुछ हम अगर पता कर सके तो एक और प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा होता है आधार इंटू ऊंचाई। मतलब हमें बेस पता करना है, आधार जो भी होगा और ऊंचाई। अब वो ऊंचाई कहीं से भी हो सकती है, उसके किसी भी शीर्ष से उस आधार पर जो ऊंचाई होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी ऊंचाई कहलाएगी, और वही क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में लिखा जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी कैसे होगा तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर मेरे पास इस त्रिभुज का निकालना मुझे, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास ये ABC हो, ये त्रिभुज AB और C है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो क्या होगा, मैं यहाँ C से, मेरे पास एक कोई भी आधार ले लेता हूँ, अगर मेरे पास ये ऊंचाई है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा मेरा हाफ इंटू, आधार कितना है मेरा, आधार है मेरा AB, और यह आधार और ऊंचाई कितनी, यहाँ D मान लेता हूं मैं, ऊंचाई हो जाएगी मेरी CD, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। फिर अगर कोई बोले नहीं सर हमारा तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है अगर आपका, ठीक है, तो ये A, B और C, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए यहां से आप ऊंचाई गिरा रहे, अगर ये लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं और यहाँ पे ये, अगर ये ऊंचाई यहाँ पर है इसी लाइन पर, तो ये D आ जाएगा इधर। इसका क्या हो जाएगा, देखिए आधार वही रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार तो वही हो गया, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इस बार ऊंचाई हो जाएगी CD। भले बाहर हो कोई दिक्कत नहीं, आधार तो आप अपने हिसाब से ले रहे हैं, ऊंचाई भले कितनी भी हो, आधार तो आपके हिसाब से, मतलब बेस तो आपके हिसाब से लिया है ना आपने। तो AB, और भले ही यहाँ हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल आपके क्या होना चाहिए, आपको हाइट यानी कि ऊंचाई पता होनी चाहिए, और ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे CD है और आधार कितना है, 1/2 AB। अच्छा ठीक है, चलिए ये वाले में क्या होगा, ऐसा ही हो जाए यहाँ पे, तो ये हो गया A, B और C। अब यहाँ पे ऊंचाई की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया आधार और यही हो गई हमारी ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/2, आधार कितना है AB और ऊंचाई कितनी है हमारी AC हो जाएगी, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, CD इंटू ये हमारा बेस, और इसमें क्या हो जाएगा, बीच में से भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है ऊंचाई, और ऊंचाई हो सकती है कि भुजाओं में ही आ जाए, तो यही क्या होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये था हमारा त्रिभुज के बारे में सारी बातें। अब हम पढ़ेंगे समानुपातिक प्रमेय, जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अब है हमारे पास में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स प्रमेय यानी थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये थ्योरम, अब सबसे पहली बात थ्योरम होती क्या है, तो थ्योरम वो स्टेटमेंट है, वो प्रकथन है जिसे हम पहले तो प्रूफ करते हैं और फिर उसको कहीं पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे भी वो इस्तेमाल हो सकती हो। तो इस प्रमेय को हम क्या करेंगे, पहले प्रूफ करेंगे, फिर इसका विलोम उसको भी प्रूफ करेंगे, और फिर इन दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये प्रमेय का कथन कहता क्या, तो प्रमेय का कथन कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए,
तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है ये। अब मैंने क्या किया है, इसके एक भुजा के समांतर यानी कि एक जो इसकी साइड उसके पैरेलल एक लाइन खींची है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे मेरे पास बी है, ये सी है, ये ए है, तो ये डी और ई पे प्रतिच्छेद करेगा, इन दोनों पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ये कह रहा है अगर ये दोनों पैरेलल हो, पैरेलल को किससे लिखते हैं, डी ई पैरेलल टू बी सी। अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, ये ए डी जो होगा बाय बी डी, ये हो जाएगा मेरा ए ई बाय ई सी के, पहले क्या लिया था, ए डी वाला पार्ट लिया था, तो ये ए ई बाय ई सी के बराबर हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना है। तो दिया क्या होगा कि किसी भी एक ट्राइंगल में किसी भी एक तीसरी भुजा के रेस्पेक्ट में अगर मैं पैरेलल लाइन खींचता हूं जो बाकी दो को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो इक्वल रेशियो में होंगे, जो ए डी बटे बी डी यानी इतना बटे ये, इतना बटे ये। यानी कि अगर मैं इतने वाले को क्या मान लू, ए मान लू, इतने वाले को मैं बी मान लू, इतने वाले की लंबाई में डी मान लू और इतने वाले की लंबाई में सी मान लू, तो मेरे पास क्या होगा, ए बटे बी बराबर सी बटे बी। और यही हमको इस पूरी थ्योरम में क्या करना है, सॉल्व करना है। इस पूरी थ्योरम में क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। तो जल्दी से इसका प्रूफ लिखते हैं हम। तो माना एक त्रिभुज है एबीसी, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी। तो ये ट्राइंगल बना देता हूं मैं, मेरा मन है ऐसा ट्राइंगल एक बना दिया मैंने। ओके, तो ये है मेरा ए ऊपर, ये है मेरा बी और ये है मेरा सी। अब मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है यानी त्रिभुज एबीसी। अब इसकी कोई भुजा बीसी ये इसके समांतर, तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल, देखिए बिल्कुल पैरेलल है इसके। ये दो लाइन खींचता हूं मैं, ये लाइन है इसके पैरेलल लाइन, जो ए बी और ए सी को, ए बी को ये काटती है डी पर और ए सी को काटती है ई पर। ठीक है, हमारे पास में ये लाइन आ गई पैरेलल लाइन। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे, यही चीज लिख देंगे। माना हमारे पास एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज एबीसी दिया गया है और हमने भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के पैरेलल एक डीई लाइन खींची है जो ए बी को तो डी पर और ए सी को ई पर काटती है। तो एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है, समांतर रेखा, जो क्रमशः ए बी को तो डी पर और ए सी को ई पर मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी सी पैरेलल टू डीई। ठीक है, अब इससे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो सिद्ध क्या करना है हमें, एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी बराबर ए ई बटे ई सी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, यही हमें सिद्ध करना है। पर इसको देख के डायरेक्ट तो प्रूफ करेंगे नहीं, तो हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी, यानी हमें खुद से कुछ भी करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रचना, यानी क्रिएटिविटी हमारी, हमने जो करा है वो। ओके, ये होगा हमारा उत्पत्ति प्रूफ। किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने से पहले हमें इसका प्रूफ लिखना है और उसमें यह भी बताना है कि हमें प्रूफ करना क्या है। लास्ट में हमारा टारगेट है हम ये ले आने चाहिए, तो ये लाने के लिए अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, तो देखिए मुझे थोड़ी सी चीजें नजर आ रही है यहाँ पे। मैं काम करता हूँ, ये बी और ई को मिला देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बी और ई को मिला दूंगा। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन से मिला देता हूँ, इन दोनों को मैं मिला दिया बी और ई को। और मैं डी और सी को मिला देता हूँ, जो नीचे वालों दोनों को मैं मिला दूंगा। मिला दिया दोनों को। अभी भी मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ। एक परपेंडिकुलर खींचना चाहिए मेरे को यहाँ पे। तो एक परपेंडिकुलर ये रहा, यानी कि लंब, ये लंब मैंने यहाँ पे इसके खींच लिया। ये 90 डिग्री यहाँ पे, और ये कहीं पे मिलेगा तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल एम। और मैं यहां से भी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच देता हूँ, तो इस परपेंडिकुलर का भी नाम, इसको ब्लैक इंक से खींच देता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा,
ये बस ये आ चुका है यहाँ पे, और ये एन पर आ चुका है बस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा है और एक यहाँ ई से खींचा है। तो लिख लेते हैं इन सब चीजों को। क्या लिखेंगे? बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया, और डी से ए ई पर और ई से ए डी पर क्रमशः एन और एम पर लंब खींचे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ई एम लंब हो जाएगा ए डी पर। परपेंडिकुलर हो गया मेरा ए डी पर। ये इसका मतलब होता है लंब होना, और इसका मतलब होता है समांतर होना। और ये डी एन किस पर लंब होते हैं? डी एन लंब होते ए ई पर। तो ये दो चीजें हैं हमारे पास। और देखिए ये जो लंब है ना, ये पूरे ए बी पर भी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरे ए पर भी लंब होगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है? ये दोनों इस दोनों के बराबर है। तो देखिए हमें इतना पता है। देखिए अब हमारे पास ट्रिक क्या? देखिए ये एडीई ट्राइंगल लेंगे हम, और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे। देखिए एडी और बीडी कहां रहा है? एडी इसमें आ रहा है और बीडी इसमें आ रहा है। तो एक काम करता हूं ना, ये एडी के साथ में ट्राइंगल कौन सा है? एडी के लिए मेरे पास में त्रिभुज कौन सा है? एडीई। और बीडी के लिए मेरे पास त्रिभुज कौन सा है? बीडी के लिए त्रिभुज है ये वाला। तो दोनों को ले लेते हैं। तो हमारे पास दोनों त्रिभुज कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा मेरा एडीई, या नीचे बना रहा हूं मैं समझाने के लिए आपको। ये एडी को अलग बना लेते हैं हम, ये डी और ये ई, ये ए, और मैं बना देता हूं एक बीडीई। तो ये बीडीई कुछ ऐसा है मेरा। ये क्या हो जाएगा हमारा? बी डी और ये ई आ गया यहां पे। अब देखिए यहां पे हमारे पास एक चीज पता होती है हमें कि किसी भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? हम कैसे लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल से लिख देते। इसको ऐसे लिखते हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ए आर का मतलब होता है एरिया, और ये किसके बराबर होता है? हमेशा 1/2 जो भी आपने आधार माना है वो, और इंटू उसकी ऊंचाई। अब आधार क्या है? अब हम देखेंगे आधा। तो देखिए सबसे पहले तो मेरे को ये ट्राइंगल लेना है एडीई। तो क्या लिखूंगा मैं? एरिया ऑफ एडीई। तो यहां पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, और बाय ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? दूसरा डीबीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। ठीक है, यहां तक आ चुके हम। अब देखिए एडीई में देखिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एडी। एडी का ही हमारा मतलब सिर्फ एडी है, हमें सिर्फ एडी चाहिए। एडी कब आएगा? जब इसको मैं आधार मानूंगा, यानी बेस मानूंगा। तो इस पे लंब क्या हो जाएगा? एम ई हो जाएगा। बिल्कुल है, लंब है इस पे, हमने पढ़ा था ट्राइंगल के एरिया में। तो देखिए इस पे लंब ये खींच देता हूं मैं, यही तो लंब था। इस पे क्या चाहिए? एम। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? हाफ इंटू एडी इंटू एम ई। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या है? ये आधार है, और मुझे क्या चाहिए? ये बटे ये बराबर ये बटे ये चाहिए। मैं अभी एक बार इसको ले लेता हूं, फिर बाद में इसकी बात कर लेंगे। पहले इसको तो निपटाए। ये कब आएगा? जब इस त्रिभुज को लूंगा। ये कब आएगा? जब ये त्रिभुज लूंगा, यानी ट्राइंगल लूंगा। तो क्या करूंगा मैं? ये आ गया मेरे पास, सीधा सीधा लिख देता हूं यहाँ पे 1/2 इंटू ए डी इंटू एम ई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या आएगा इधर? ये सर बीडी तो ले लिया, बहुत बढ़िया। तो हाफ बेस कितना हो गया? बीडी हो गया, बहुत बढ़िया। सर लेकिन हाइट नजर नहीं आ रही है, ऊंचाई। तो हमने पहले ही बताया था कि जब अगर ऐसा कोई त्रिभुज दिख रहा हो जिसकी ऊंचाई बीच में ना हो, अगर इसको मैं आधार लेता हूं, तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो ये ऊंचाई यहाँ पे, ये वाली लंबाई क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी। ये वाली लंबाई ऊंचाई कहलाएगी। तो देखिए कहीं आगे जाके ऊंचाई मिल रही है इसी लाइन पे? बिल्कुल मिल रही है, यही ऊंचाई है। देखो इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, अपनी आंखों से देखिए आप आराम से, ये देखिए बढ़ाया आगे,
और इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये m, और हमने बेस इतना ही लिया है, तो इसलिए हमारे कोई क्षेत्रफल में परिवर्तन, हमें तो ये क्षेत्रफल चाहिए ना, ये वाला क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, बेस कितना में BD और ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी EM, तो वही EM हो जाएगी ऊंचाई भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ, ये हो जाएगा BD इंटू ME या EM, कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा, यहां से ये कट जाएगा, ये वाला भाग पूरे ये वाले से कटेगा और ये आधा इस आधे से कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास में AD बटे BD, AD बटे BD, और समीकरण नंबर 1 आ गया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब हमें ये चाहिए और ये चाहिए, इसके लिए तो एक ही त्रिभुज है हमारे पास। क्या त्रिभुज है इसके लिए, इसके लिए त्रिभुज है ये पूरा ADE। तो क्या करेंगे, इसमें से अब ये वाला हटा देंगे, ADE, इसमें क्या होगा ADE में ये वाली ऊंचाई ले लेंगे। बहुत बढ़िया, कौन सी ऊंचाई हो गई है, ये ऊंचाई हो गई हमारी DN। बहुत बढ़िया, तो इसका क्षेत्र, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब ये चाहिए हमें, ये किस में आएगा DEC में, तो DEC बना लेंगे। अब DEC बना ले तो DC कैसा आएगा, ये DEC कुछ ऐसा है, ठीक है, DEC कुछ ऐसा आएगा हमारे पास में, बिल्कुल DEC कुछ ऐसा ही आएगा। अब क्या आ जाएगा हमारे, देखिए ये आ गया C, ये आ गया D और ये E, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी ऊंचाई कहां मिलेगी, अब हमारे को इसका एरिया चाहिए, पहले तो इसको निपटा देते हैं। तो क्या होगा इसका 1/2 आधार, आधार क्या होगा AE, इस बार आधार AE ले लेते हैं। तो AE पर ऊंचाई होनी चाहिए, जो आधार ले रहे हो उस पे ऊंचाई, यानी उसी पे लंब होना चाहिए, और लंब कौन सा है DN, बिल्कुल DN। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यहां पे कैसे है, यहां पे मैं EC को आधार लूंगा क्योंकि मुझे EC चाहिए एक तरफ, तो EC में ले आया इस तरफ, पर मेरे को ऊंचाई कहां मिलेगी, ऊंचाई EC पे। तो देखिए अगर इसको आगे बढ़ाता हूं मैं यहीं पे AE की तरफ, अगर देखिए मैं अगर इसको AE की तरफ आगे बढ़ाता हूं, तो यहां पे ये क्या है, यहां पे ये N पर लंब इधर, तो ये क्या होगा DN, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका लंब हो जाएगा। बस ये रख देंगे, तो दोनों मान रख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, दोनों फॉर्मूले, आप जिसको बेस लेंगे, आप जिसको आधार लेंगे, उसी पे सब कुछ डिपेंड होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, यानी त्रिभुज DEC, क्या हो जाएगा, ये आधा इंटू ये हो जाएगा AE इंटू DN, और ये क्या हो जाएगा EC इंटू DN। अब क्या हो जाएगा, यहां से DN से DN कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, तो क्या हो जाएगा AE बटे EC। अब देखिए हमारे पास दोनों समीकरण आ गई। अब सर इन दोनों को बराबर कर दे तो मजा आ जाएगा, लेकिन हमारा रास्ता तो चल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे AD है, यहाँ पे AD, लेकिन ये नीचे BDE है और ये DEC है। अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाते हैं क्षेत्रफल, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है DE, ये हम अभी नीचे वाला चित्र बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये D, ये E, यहाँ पे B और यहाँ पे ये C। मजा आ गया यहाँ पे हमको, बहुत सही। अब क्या बना लेते हैं हम, ये बहुत सही, ये यहां तक बना लिया हमने। ये दोनों समांतर रेखा है, और ये देखिए एक ही आधार और एक ही, ये देखिए अगर मैं इसको बराबर देखूं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये वाला त्रिभुज इसी आधार और इसी समांतर रेखा के बीच में, और ये वाला त्रिभुज भी देखिए आधा तो D है और ये इसी रेखा के मध्य में है। और हमने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य समान आधार और उस समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सदैव बराबर होता है। तो लिख लेते हैं, यानी कि समांतर आधार, समान आधार, तो DE दोनों का आधार है। देखिए ये त्रिभुज को अगर देखें आप DE, इसको, यानी मैं अगर इसका एरिया बनाऊं, ये वाला इस त्रिभुज को देखिए आप 2 मिनट में, ये त्रिभुज, इसका आधार क्या होगा DE। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस त्रिभुज में क्या होगा, ये अगर मैं ये त्रिभुज बनाना चाह रहा हूं,
इसमें भी आधार डी, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समान समांतर रेखाओं के मध्य। अगर मैं यहाँ पे एक और त्रिभुज बनाऊं, यहाँ पे जो ये ऐसा कुछ बनेगा, तो ये भी क्या है, समान, आधार तो समान है और ये इसी रेखा के मध्य स्थित है। इसका मतलब क्या होगा, ये एरिया इसके एरिया के और इसके एरिया के बराबर ही होगा। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास में क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा DEC के। और ये समीकरण नंबर 3, ये दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर है। बस मजा आ गया, अब तो बस रखना ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये एरिया हमारे पास। अब देखिए एरिया ऑफ AD था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ADE। अब नीचे वाले को देखिए आप, ये जो BDE है वो अभी किसके बराबर स्थित है, DEC के। तो यहाँ पे रख देते हैं इसकी जगह पे एरिया ऑफ DEC, और ये कहां से लिखा है, समीकरण 3 से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या थी हमारी, AD बटे BD, AD बटे BD रख दीजिए, AD बटे BD, या D भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी वैल्यू क्या थी समीकरण 2 से, AE बटे EC। देखिए बराबर हो गए ये दोनों, AE बराबर EC। कहां से, समीकरण 1 व 2 से। बस, और यही क्या हो गया हमारा, ये सिद्ध हो गया। यही तो सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आप इति सिद्धम लिखे, HP लिखे, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाए। तो मोटा मोटी बात क्या है यहाँ पे समझ में, कि अगर कोई हमारे पास में क्या हो, समांतर रेखा DE किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो और वो अन्य दो भुजाओं पे काटती हो, तो वो क्या है, उसको बराबर कैसे काटेगी, बराबर अनुपातों में काटेगी। देखिए AD बटे BD बराबर AE बटे EC होगा। तो अगर समांतर है तो ऐसा होगा। आई बात समझ में, कैसा करा हमने D को C से मिला दिया, B को E से मिला दिया, और यहाँ पे लंब लगाया और यहाँ पे लंब लगाया। और हमारे दिमाग में एक चीज आई कि AD और BD लाना है, तो AD के लिए त्रिभुज कौन सा होगा, ADE, ठीक है, आधार ले लेंगे। BD के लिए त्रिभुज ये वाला होगा, बहुत बढ़िया। और यहां से हमने इनके लंब बना के AD बटे BD लिया। फिर AE लाने के लिए यही त्रिभुज काम आ जाएगा, बस यहाँ पे लंब ये वाला और आधार ये वाला हो जाएगा। EC के लिए ये वाला त्रिभुज काम आ जाएगा, जहां EC आधार हो जाएगा और लंब यही हो जाएगा। यहां से हम ये लिया है। पर अब इन दोनों को बराबर करने के लिए ये तो अड़ंगा नहीं कर रहा है, लेकिन नीचे वाला BDE और DEC अड़ंगा कर रहा है। हमने इसको बना दिया जो कर रहा था, और हमने देखा कि ये DE और ये BC समांतर है। समांतर है इसका मतलब ये इन दोनों आधार दोनों के समान है, DE आधार पे ही दोनों बन रहे। अब क्या होगा, समांतर रेखाओं के मध्य है, इसलिए एक थ्योरम हमने 9वीं कक्षा में पढ़ी थी, इसके लिए दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एरिया BDE बराबर DEC हो जाएगा। इसलिए ये एरिया में इसकी जगह पे मैं DEC लिख दूंगा, और लिखते ही ये दोनों ये और ये बराबर हो गए, इनके मान रख दिए, और यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ खत्म हो गया। अब इस थ्योरम को हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से लिख दीजिए ताकि मैं आपको बता दूं कि थ्योरम इस्तेमाल कैसे होती है। थ्योरम को इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो देखिए एक ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, मेरे मन पड़े ऐसा ट्राइंगल ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ट्राइंगल बना लिया मैंने। अब यहां पे मैं ले लेता हूं A, B और C। अब ये कह रहा है कि अगर पैरेलल हो, पहले तो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, वो देगा समांतर होना। जैसे ये समांतर, ये सॉरी जैसे कि ये समांतर खींच ली मैंने, ये समांतर है D और E पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये समांतर। अगर ये कहता है कि DE समांतर है AB के, पहली चीज तो ये कहां होना चाहिए कि ये समांतर, यानी कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तब जाके मैं ऐसा कह पाऊंगा क्या, DC बटे AD, यानी ये बटे ये छोटा वाला भाग, और ये ऊपर वाला पहले लिया तो ये ऐसे लिख सकते हैं आप।
आप चाहे तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, इसके बटे में ये, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा कर लीजिए इस भाग को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर दूसरा वाला भी उल्टा होगा तो दूसरे वाले को उल्टा कर लिया बस। अब ये काम कहाँ आएगा आपके दिमाग में आएगा सर ये काम कहाँ आएगा, बिल्कुल काम आएगा। देखिए ये कैसे काम आएगा, ये जैसे ट्राइंगल ले लिया मैंने और यहाँ पे ये बराबर बीचों बीच ये खींच लिया मैंने, यहाँ पे क्या आएगा ए बी सी डी और ई। अब देखिए इसको कैसे काम मिलेंगे, मैं कह रहा हूं ये 10 है, मैं कह रहा हूं ये 15 है, मैं कह रहा हूं ये 7 है, ये कितना होगा मुझे नहीं पता, मैं x मान लेता, जो नहीं पता वो x है। अब मुझे पता है ये कितना है, पैरेलल है ना, अगर पैरेलल है यानी कि समांतर है तो क्या होगा, ये DC बटे AD यानी कि इतना बटे इतना किसके बराबर होगा, इतना बटे ये के, तो CE बटे BE के। DC का मान कितना है 10, AD का मान कितना है 15, CE का मान कितना है 7 और ये x, तो बस तो x का मान इस तरफ ले जाइए, x ऊपर 15 इंटू 7 बटे 10, यहां से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 21 बटे 2 यानी कि 10.5 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 10.5। बस यही ये सबसे ज्यादा काम आएगा और यहीं पे हमारे क्या होंगे, प्रश्न हल होंगे। तो देख लीजिए इसी तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। पर अब एक और चीज समझ में आ गई कि सर पैरेलल दे दिया है तो भी कर सकते हैं, पर थेल्स की थ्योरम का अपोजिट क्या है कि अगर समांतर ना दे रखा हो, देखो समांतर होगा तो क्या हो जाएगी हमारे यहां पे DC बटे AD बराबर CE बटे BE। पर इसका विलोम क्या कहता है, विलोम यूं कहता है अगर मैं ये दे दूं क्या वो समांतर होंगे, अगर मैं कोई भी जैसे ट्राइंगल ले लेता हूं ये और यहां पे मैं ऐसा करता हूं कि मेरे को ये पता नहीं समांतर है, अब मैंने ऐसी लाइन खींच दी है, अब मुझे नहीं पता ये समांतर है या नहीं है, पर मुझे इतना पता है ये DC बटे AD CE बटे EB के बराबर है, यानी कि भुजा AB के ऊपर एक DE रेखा खींची जाती है जो इनको समान अनुपात में विभाजित करती है या समानुपात होते हैं। तो क्या ये समांतर है, तो बिल्कुल समांतर होते हैं। इसको कहते हैं थेल्स थ्योरम का यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम, समानुपातिक प्रमेय का विलोम जो सत्य होता है। अब हम इसी थ्योरम को पढ़ेंगे तो हमारे पास दोनों तरफ से हो जाएगा, समांतर है तो बराबर, समांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करता है और अगर समान अनुपात में विभाजित करता है तो समांतर है। तो देखिए कान यहां से पकड़े हैं तो ये वाला भी पकड़ा जाएगा, यहां से पकड़ा जाए तो ये भी पकड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल है यानी समांतर है तो क्या होगा, समान अनुपात में होगा, ये ऐसे हो जाएगा, और अगर ऐसा दे रखा है तो समांतर भी हो जाएगा। तो जल्दी से अगली थ्योरम लिखते हैं और अगली थ्योरम को भी प्रूफ करते हैं। तो अब हमारी थ्योरम है थेल्स की विपरीत थ्योरम यानी कि विलोम थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम, जहां पे हमारे पास स्टेटमेंट है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए क्या कैसे करना है, मान लेते हैं हम एक ट्राइंगल है मेरे पास, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, यानी कि यहां पे ले लेता हूं मैं A, ये ले लेता हूं मैं B और ये ले लेता हूं मैं C। अब एक रेखा ले ली मैंने यहां पे और मैं कह रहा हूं कि ये जो रेखा है मेरी, जो ये रेखा खींची है मैंने, ये क्या है, इन दोनों को D और E पे काटती है, ठीक है थोड़ी देर के लिए कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं D और E पे काटती है। अब यहां पे ये ऐसा कह रहा है कि जब ABC को किसी एक भुजा के समांतर नहीं लेकिन एक रेखा खींची जाती है जो इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब क्या कह रहे हैं, AD बटे BD और AE बटे EC है, तो हमें ये बताना है कि क्या DE इसके समांतर है, ये हमें बताना है। तो लिख लेते जल्दी से, त्रिभुज ABC में in triangle ABC DE intercept the other two sides on D and E and proportional equally to both sides. Now we have to prove that DE is parallel to BC. क्या हो जाएगा, AD बटे BD, ये हमें दे रखा है AD बटे BD बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EC, AE बटे EC, AE बाय EC, इक्वेशन नंबर 1।
अब मैं मान लेता हूं ये DE क्या है, पैरेलल है, मैं प्रूव करना है, मैं मान लेता हूं पैरेलल है ही नहीं, माना DE समांतर नहीं है BC के, हमें प्रूव क्या करना है, तो सिद्ध करना है, लिख देते हैं 2। इसी के अंदर है सब कुछ, प्रूफ के अंदर ही। तो मान लेते हैं कि ये जो DE है वो क्या है, हमारा पैरेलल नहीं है। अगर DE पैरेलल नहीं है तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि यहाँ पे वापस बना देता हूँ इस चित्र को, ताकि आपको सही से समझ में आए, बार बार उसी चित्र को खराब करना अच्छा नहीं लगता। ये हमारे पास में चित्र बन गया, ये B और C और ये A, ये D बना दिया मैंने इधर, और यहां से ये लाइन खींच दी मैंने E पर। अब मुझे नहीं पता ये इसकी पैरेलल है, मान लेता हूं पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है, यानी समांतर नहीं है, तो समांतर इस D से कोई लाइन तो जाएगी। मान लेता हूं कि यहां से एक लाइन जाती है मेरे, ये लाइन है DF, ये क्या है, DF क्या है, समांतर है, तो ये DF रेखा क्या है, समांतर है BC के, माना, लिख देते हैं हम। तो DF क्या है, अपने BC के समांतर है, ओरिजिनल में अब क्या हो गया, DF समांतर हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, DF पैरेलल है मेरा BC के, बहुत बढ़िया, खत्म। रचना करी थी हमने, क्या बताया कि ये DF क्या है, मेरा पैरेलल है, D पैरेलल नहीं है, भूल जाइए एक बार के लिए, अब D को भूलिए। अब आपने जो DF बनाया वो समांतर है, अब आपको याद रखना है कि जो DF है BC के समांतर है, उसी के हिसाब से करना है। तो DF जो है मेरा वो समांतर है मेरा BC के, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे DF और इसमें। अब आप थोड़ी देर के लिए क्या करिए, इसको भूल जाइए, इसको मिटा देता हूं मैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दूं और मैं कह रहा हूं आपको ये समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय इस्तेमाल हो जाएगी, तो क्या होगा, AD बटे BD, AF बटे FC, तो दिस इंप्लाइज AD बटे BD बराबर AF बटे FC, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये थेल्स प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से, ये समीकरण नंबर 2, और इसको लिख देंगे हम थेल्स प्रमेय से। इसको थेल्स प्रमेय लिखिए, समानुपातिक प्रमेय लिखिए, इसको मैं थेल्स प्रमेय से ये लिख देते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ बनाया, आपको पता चल गया कैसे हुआ, वापस इसको ड्रॉ कर देते हैं, यही था हमारा मेन, इसको हटाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, यहां तक आप समझ में आ गया। अब अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि ऐसी समांतर लाइन हो ही नहीं सकती, या फिर मैं बना दूं E और F एक ही है, ये देखिए दोनों अलग अलग बिंदु दिख रहे हैं, अगर मैं ऐसा सिद्ध कर दूं E और F दोनों बिंदु क्या है, एक ही बिंदु है, तो मैं बिल्कुल बराबर हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से क्या है मेरे पास, समीकरण 1 से लिख देता हूं यहां पे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये 2 क्या था मेरा, AD बटे BD, ये AD बटे BD किसके बराबर था, AE बटे EC के बराबर था, तो यहां लिख देता हूं मैं AE बटे EC किसके बराबर हो जाएगा मेरा, यहां पे मैं क्या दूंगा, AD बटे BD की जगह ये रख दूंगा AE बटे EC, और ये AF बटे FC के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 से लिख दिया हमने ये, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब ऐसा करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पूरी करनी जरूरी है हमें, तो यहां पे एक जोड़ दिया और यहां पे एक जोड़ दिया। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों करा, हमें तो कुछ नहीं मिला यहां से, कैसा, बिल्कुल मिलेगा, आप जोड़िए तो सही, AE प्लस EC, हंसाइए इसको, और बाय EC, ये आ जाएगा AF प्लस FC बाय FC। AE और EC जोड़ के कितना होगा, AE और EC जोड़ के कितना होगा, AC पूरी लाइन हो जाएगी, तो यहां पे लिख दीजिए AC, यहां पे आपका हो जाएगा AC आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे EC है, यहां पे क्या होगा, AF और FC, AF और FC कितना हो जाएगा, ये भी AC हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा FC, AC से AC कैंसल, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/EC
बराबर 1/FC। उल्टा कर देंगे फिर से, इसको उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 अगर किसी का उल्टा बराबर है तो सीधा ही बराबर है, तो EC बराबर FC। ये कैसे हो गया? मतलब मैं अगर यहां से यहां तक की दूरी निकालूं वो भी बराबर है किसके, यहां से यहां तक। ये ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? अगर ये दोनों बिंदु अलग अलग है तो ये F से C तक की दूरी बड़ी आएगी और E से इस C की दूरी छोटी आएगी। ये दोनों बराबर, या हो सकता है नीचे वाले समांतर हो। पर एक बात बताइए, अगर ये दोनों दूरी मेरी समान बराबर आ रही है, इसका एक ही कंडीशन है, ये E और F बिंदु दोनों क्या होंगे, एक ही बिंदु होंगे। ये तभी संभव है। देखिए EC की दूरी क्या होगी, ये इतना सा होगा EC तो, और FC क्या होगा, FC इतना बड़ा है। देखिए तो एक बात बताइए, दोनों बराबर, इसका मतलब क्या, ये E और F में जो हमने फर्क किया है वो नहीं होगा, तो इसलिए क्या होंगे, ये E और F दोनों बिंदु एक ही होंगे, तभी बराबर हो सकती है दूरी। अतः बिंदु E और F क्या है, संपाती है, कोइंसाइड है, एक ही बिंदु है। अगर संपाती है इसका मतलब क्या होगा, E बराबर F है मेरा, सिंस हमारे पास क्या है, DF क्या है, DF समांतर क्या है हमारा BC के, तो अब E और F सेम ही हो गया, तो क्या हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगा मेरा BC के। अतः DE क्या हो जाएगा, समांतर, DE समांतर, DE BC के समांतर है, DE और BC समांतर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ। इसका मतलब क्या हो गया, अगर बराबर अनुपात में विभाजित करे तो भी समांतर हो जाएगा, और समांतर है तो बराबर अनुपात में विभाजित करेगा, दोनों तरफ से ही बात सही है। ठीक है, तो जल्दी से इस थ्योरम को लिख लीजिए जल्दी। नंबर 1 दिख रहा होगा, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे, वह भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध करें कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC होगा। तो देखिए आपको चित्र में दे रखा होगा, दे क्या रखा है, दे रखा है जो DE है वो BC के क्या है, समांतर है, तो दिया। अब देखिए इन सवालों को हल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आप लिखिए आपको दिया क्या गया है, गिवन, फिर लिखिए आपको प्रूफ क्या करना है। ये सेकंड मैथमेटिक्स का एक रूल तो नहीं है, लेकिन एक लिखने में अच्छा लगता है और बोर्ड एग्जामिनर भी खुश होकर सही नंबर देता है। लेकिन आप अगर घसड़ पसड़ में एक साथ लिखेंगे सब कुछ, तो फिर देखने में आपकी कॉपी अलग लगेगी, तो आपको नंबर वो रियायत के रूप में अच्छे नंबर देगा वो आपको। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, दिया गया है, दिया क्या गया हमें, DE समांतर है BC के, तो लिखिए DE पैरेलल टू BC। ओके, बहुत बढ़िया। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमें AD बटे AB, सिद्ध करना है AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ठीक है, बहुत बढ़िया, AC सिद्ध करना है। ये पैरेलल है, अब देखिए क्या करेंगे, ये पैरेलल दे रखा है यानी कि समांतर दे रखा है, तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, हमें तो ये समांतर चाहिए एक बार। तो देखिए DE समांतर है BC के, अतः थेल्स प्रमेय द्वारा लिख दीजिए ऐसे ही, थेल्स प्रमेय द्वारा आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थेल्स प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, AD बटे BD, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। बहुत बढ़िया। पर हमें सर, हमें ये नहीं, हमें ये पूरा चाहिए, तो मतलब आपको AD जोड़ना है ना, AD जोड़ना पड़ेगा। AD जोड़ना है तो आप तो नीचे खड़े हैं, तो इसमें तो AD जोड़ नहीं पाएंगे, तो एक काम करिए आप उल्टा कर लीजिए इसको, तो दोनों को क्या कर लेंगे हम, उल्टा कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें AD जोड़ना है, और अगर मैं यहाँ पे +1 करूंगा तो यहाँ BD जुड़ जाएगा, और BD जुड़ने के बाद नीचे मेरा BD और EC बचेगा, पर मुझे बचाना क्या है, AD और AE बचाना है, तो क्या करें आप उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD बराबर BD बटे AD बराबर हो जाएगा मेरा EC बटे AE। बहुत बढ़िया। अब दोनों में क्या कर दीजिए, एक एक जोड़ दीजिए, समीकरण है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने दोनों पक्षों में एक एक जोड़ा है, तो दोनों में एक जोड़ दिया मैंने, EC बटे
एस ई प्लस 1। बहुत बढ़िया। अब क्या करिए, इसको बराबर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बी डी प्लस ए डी बटे में ए डी था, ये यहाँ पे क्या था, ये ए ई प्लस ई सी, और नीचे क्या था हमारे पास में, ए ई था। यहाँ पे बीडी और एडी जोड़ के कितना होगा, बीडी प्लस एडी कितना हो गया, पूरा ए बी हो गया। ठीक है, पूरा ए बी और बटे ए डी, ए ई और ए सी, ए ई सी पूरा कितना हो जाएगा, ए सी बटे ए ई। बहुत बढ़िया। इसके आगे सर उल्टा लाना था तो उल्टा कर लो, क्या फर्क पड़ता है, उल्टा कर लिया जाए तो ए डी बटे ए बी बराबर होगा मेरा ए ई बटे ए सी। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो यही क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 2 दिख रहा होगा। ABCD एक समलंब है और जिसमें AB समांतर दे रखा है DC के, और असमांतर भुजाएं AD और BC पर क्रमशः E और F बिंदु इस प्रकार है कि EF जो है वो AB के समांतर है। तो हमें दिखाना है AE बटे ED बराबर BC बटे FC। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ ए बी जो है वो डीसी के समांतर है। तो यहाँ पे ए बी पैरेलल टू डीसी दे रखा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी पैरेलल टू डीसी समलंब है ना, ए बी सी डी एक समलंब है, अतः क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा डीसी के, समलंब दे रखा है ये। दूसरी चीज हमें दे रखी है, दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, ई एफ ए बी के समांतर है। तो ई एफ जो होगा मेरा वो भी ए बी के समांतर दे रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों समांतर हैं और ये समांतर है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, ए ई बटे ई डी, हमें ये सिद्ध करना है ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी। अब ये सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में यहाँ चित्र दे रखा है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कुछ हमारी तरफ से करेंगे, तो रचना करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। मुझे क्या चाहिए, ए ई चाहिए, ई बटे ई डी, बी एफ बटे एफ सी। पर दिक्कत ये है कि मैंने जो पढ़ा है वो त्रिभुज में पढ़ा है, ट्राइंगल में पढ़ा है, और यहाँ पे ये बीच में ई एफ जो है मेरा वो क्या है, इसके पैरेलल है। तो इसके डायरेक्ट लिख देते ए ई बटे एफ। देखिए समांतर तो है ही ए बी के, अगर ऐसा कर दें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी एफ बटे एफ सी बराबर ए ई बटे एफ सी। गलत है, नहीं करना है ऐसा। कहां गलती हो गई, गलती वहां हो गई कि वो त्रिभुज के लिए था और ये किसके लिए, ये तो चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, तो चतुर्भुज को हम दो त्रिभुज तो बना सकते हैं। अरे चतुर्भुज, अगर चतुर्भुज के लिए हम इसको थेल्स थ्योरम नहीं लगाते तो चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज बना देते हैं। तो बनाइए दो त्रिभुज इसके अंदर, और मैं क्या करता हूँ, ए से सी को मिला लेता हूँ। तो यहाँ पे ये ए से सी को मैंने मिला लिया, कहां पे मिलाया, जी पे मिला लिया। बस अब दो त्रिभुज बन गए मेरे। ये ई जी जो है ई एफ पर एक रेखा है, तो रचना ए से ई को मिलाया, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास दो त्रिभुज हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये चाहिए। अब मैं देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस त्रिभुज को भूल जाऊं, सबसे पहले तो मेरे को ये होना चाहिए कि जो ये ई एफ है मेरा वो किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। तो देखिए मेरे पास क्या है, ए बी डी सी के समांतर है, ए बी डी सी के समांतर है, बहुत बढ़िया। और ई एफ और ए बी जो समांतर है मेरे, वो ई एफ के समांतर भी है। तो यदि दो रेखाएं समान रेखा के समांतर हो तो वो दोनों भी क्या होती है, समांतर होती है। तो इससे क्या हो जाएगा मेरा, डी सी भी समांतर हो जाएगी ई एफ के। समान रेखा के, अब देखिए ये जो ई एफ और डी सी दोनों ए बी के ही क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। बस हमें ये समांतर मिल गया। अगर ये समांतर है इसके, तो ये ईजी भी समांतर होगा डीसी के, और ये जीएफ समांतर होगा ए बी के।
तो दोनों तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पे, और ये ट्राइंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, डी सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये ई जी है, यहाँ पे ये ई है और ये जी है। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर ट्राइंगल ए बी सी, बस इतना ही ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी, ए डी सी में, सॉरी त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपके पास में, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में EG जो है, देखिए ये पूरा इसके समांतर है, तो ये इतना भी इसके समांतर होगा कि नहीं होगा, तो EG पैरेलल है मेरा किसके, DC के। तो क्या होगा, इतना बटे ये और इतना बटे ये, फिर दूसरे में क्या करेंगे, इतना ये इसके बराबर होगा और बीच वाले को हटा ही देंगे तो दोनों साइड वाले बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज समांतर, इसका मतलब क्या होगा, AE बटे DE या ED जो भी लिखना चाहे आप, और ये क्या हो जाएगा, AG बटे GC। ये समीकरण नंबर 1। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम, इस त्रिभुज को लेंगे तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएगा हमारा, ये त्रिभुज ऐसे हो गया हमारे पास में, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, और यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे ये G है और यहाँ पे ये F है। तो त्रिभुज, ये पैरेलल त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, GF पैरेलल है मेरा AB के, तो क्या होगा, AG बटे GC, ठीक है, यहां लिख देते थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय द्वारा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, AG बटे GC बराबर BF बटे FC, BF बटे FC। ये समीकरण नंबर 2 किसके द्वारा, ये भी थेल्स प्रमेय द्वारा। समांतर हैं तो समान अनुपात में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसके बराबर है और यही इसी के बराबर है, तो ये बीच वाला हट ही जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए ये इसके बराबर है, ये खुद इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे कि हो जाएंगे। देखिए 3 लाइन है, एक लाइन है ये इसके बराबर लाइन है, ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो ये दोनों लाइनें भी बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, AE बटे ये DE को मैं ED भी लिख सकता हूं, तो ये ED बराबर BF बराबर FC, BA बटे FC, और यही क्या हो गया आपका हेंस प्रूफ, इति सिद्धम हेंस प्रूफ। तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रूफ होता है और यहीं पे आपका ये उत्तर आ जाता है। जल्दी से लिख लीजिए, ये उदाहरण नंबर 2 समाप्त। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 3 दिख रहा होगा। आकृति 6.16 में PS बटे SQ बराबर PT बटे TR है तथा कोण PST बराबर PRQ है, तो सिद्ध कीजिए PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, देखिए दिया क्या है, PS बटे SQ दे रखा है इस आकृति में, तो पहले लिख देते PS बटे SQ किसके बराबर है मेरा, PS बटे SQ दे रखा है किसके बराबर, ये PT बटे TR के, तो PT बटे TR के बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बराबर दे रखा है तो लमसम हम हमें थेल्स थ्योरम जैसा कुछ दिख रहा है तो ये विलोम करेंगे तो समांतर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं और क्या देखा, PST बराबर PRQ दे रखा है। अब देखिए तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कोण है मेरा, ये वाला जो कोण PST, ये कोण इसके, अगर मैं यही साइन यहां लगा तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर है। अगर मैं इसका डबल कर देता तो इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग है। पर अब देखिए मैंने अगर ऐसा यहां बनाया और ऐसा यहां भी बना दिया है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये PST कोण PRQ के बराबर है। अब ये क्यों बराबर है ये हमें नहीं देखना है, बस क्या दे रखा है हमें, तो कोण PST बराबर है PRQ। बहुत बढ़िया, PRQ के बराबर है। सिद्ध क्या करना है, PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
समद्विबाहु इसका मतलब कोई भी दो साइड बराबर कर दीजिए, या तो क्यू आर और पी आर बराबर कर दीजिए, पी क्यू और पी आर बराबर कर दीजिए भले, या फिर पी क्यू और क्यू आर बराबर कर दीजिए, कोई भी दो साइड बराबर हो गई समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब अप्रोच करते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है। तो देखिए हमारे पास में सबसे पहली बात क्या दे रखी है, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। तो क्या दे रखा है सबसे पहले हमारे पास में, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। इसका मतलब क्या है, यहां से ये और इतना ये बराबर दे रखा है। अब बराबर दे रखा है इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई भुजा एस टी जैसे अगर अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो थेल्स का विलोम क्या कहता है, वो भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये एस टी किसको बांट रही है, पी क्यू और पी आर को बांट रही है। इसका मतलब बच कौन गया, क्यू आर बच गया, तो ये क्यू आर के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर यदि कोई भुजा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, और विभाजित कर रही है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, तो वो क्या होती है, तीसरी भुजा क्यू आर के समांतर होगी। तो एस टी समांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर। और कहां से, कौन से थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, एस टी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये और दोनों समांतर है, और समांतर होने के कारण हम एक चीज बोल सकते हैं, जब भी सीढ़ियां बनती है, मैं क्या कह रहा हूं, संगत कोण जब भी बनता है, जैसे देखिए ये अगर मैं यहाँ पे समांतर लेता हूं तो ये वाला जो कोण होता है ये संगत इसके बराबर होता है। संगत कोण की डेफिनेशन है ये होता ही हमेशा, जब भी समांतर, अगर ये दोनों समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे, और अगर समांतर नहीं है और अगर संगत कोण भी बराबर दे दिए तो ये समांतर भी होंगे। ये डेफिनेशन है, ये आपको इसमें प्रूफ नहीं करना, ये बिल्कुल होता है ऐसा। अतः क्या होगा, ये कोण पी एस टी, कोण पी एस टी क्या हो जाएगा मेरा, बराबर हो जाएगा मेरा कोण पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर के। कहां से, संगत कोण, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं अगर समांतर हो तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये एंगल बराबर और ये एंगल भी बराबर एक ट्राइंगल में। अतः दिस इंप्लाइज एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। कहां से दिया गया है, क्यों कैसे किया है तुम आपने, ये पी एस, क्योंकि यहां पे हमें एंगल पी एस टी बराबर क्या दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है। अब देखिए, अब इस चीज को भूल जाए। अब देखिए, यदि किसी त्रिभुज में दो विपरीत कोण समान हो, यानी कि दो कोण क्या हो जाए, समान हो जाए, समान कोण, अगर दो कोण समान हो जाए तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब क्या होते हैं, अब देखिए, अब इसको आप यहां पे ऐसे देख लीजिए, यहां पे मैं लिख देता हूं, बना देता हूं यहां पे, ये दोनों बराबर है। और यदि किसी त्रिभुज में क्या हो जाए, सम्मुख दो कोण समान हो जाए तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, Q बराबर R है, इसका मतलब Q के आगे क्या हो जाएगा, पी आर। अतः दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा मेरा, पी आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के सामने पी क्यू, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। अतः इसकी दोनों भुजाएं बराबर है, कोई दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, यानी दोनों साइड, दो साइड बराबर है, तीसरी साइड से मतलब ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि कोई दो भुजा बराबर चाहिए थी और कोई दो भुजा बराबर आ गई, समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये आपका उदाहरण नंबर 3 समाप्त होता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि 6.1 से थेल्स प्रमेय, फिर हमने पढ़ा त्रिभुज में वर्टेक्स, त्रिभुज में भुजाएं, त्रिभुज में कोण, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टी, फिर उनके क्षेत्रफल की प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, फिर हमने पढ़ा थेल्स प्रमेय का विलोम, और हमने 3 उदाहरण कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के सॉल्यूशंस। उसमें आपको एक एक प्रश्न बताया जाएगा कि कैसे प्रश्न इसको सॉल्व होते हैं और कैसे इस थेल्स प्रमेय को और तरीके से उपयोग
किया जा सकता है। कुछ नवी की चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे संगत भुजाएं, संगत कोण, सर्वांग सम, और फिर अगली क्लास से हम ये चीजें शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। वीडियो लंबा हुआ है कि नहीं ये मुझे आइडिया नहीं है, कोशिश की गई है कि वीडियो को छोटा रखा जाए, पर प्रमेय समझाते समय पता नहीं रहता और वीडियो कभी लंबा हो जाता है, एडिटिंग में या उस भाग को या तो हटा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। बोर्ड एग्जाम की चिंता ना करें, बोर्ड एग्जाम आपके अच्छे ही होंगे, आप बस पढ़ते रहिए। यहीं से आपको सब कुछ करवाया जाएगा, पूरा सिलेबस आपको जल्दी से और बहुत जितनी जल्दी कोशिश हो सके आपको सिलेबस करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए अच्छे रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।